जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग हिंदी की पहली क्लास में आए, जहां पे आज हम लोग चलेंगे वर्णमाला चैप्टर, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी स्टेट एग्जाम में, खासकर उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम में वर्णमाला से ही अकेले कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने देखा है कि वर्णमाला चैप्टर से प्रश्न तो आते ही हैं, उसके साथ साथ विद्यार्थियों को ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये एक ऐसा चैप्टर वर्णमाला जो अपने आप में एक विस्तृत और हिंदी की समझ को मजबूत करने वाला चैप्टर है। तो वर्णमाला अध्याय को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे, डीपली पढ़ेंगे। एक एक चीजें, एक एक बातें आपको ध्यान में आ जाएंगी, एक एक चीजें गारंटी है आपको याद हो जाएगा। मैं एक एक चीजें आपकी एकदम जुबान पे रखवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को मेरे साथ बने रहना है और इस वीडियो को देखना है, और बाद में इस पूरे वीडियो के जितने भी चीजें हैं उसको नोट में नोट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको टॉपिक में दिख रहा है कि वर्णमाला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पहली क्लास है, ऐसे अगली कई क्लासेस होंगी जिसमें पूरी की पूरी संपूर्ण हिंदी की वीडियोस आपको मिलने वाली है। खासकर यूपीपी से रिलेटेड या स्टेट एग्जाम, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे लेखपाल का हो, किसी भी स्तर का, जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, स्टेट एग्जाम की बात करते हैं, वर्णमाला चैप्टर भर भर के क्वेश्चन को देता है। तो चलते हैं वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले मैंने बात की भाषा की, यानी हिंदी भाषा को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्णमाला किससे बनता है? तो वर्णों से बनता है। चलिए जानते हैं वर्ण है क्या। वर्ण वैसे तो इसका 3 रूप में अर्थ लिया जाता है। वर्ण का 3 रूप में अर्थ लिया जाता है। एक तो आप जानते हैं अक्षर के रूप में। अक्षर के रूप में जब वर्ण का अर्थ होता है, यानी अक्षर का, अक्षर यानी भाषा में, इसका किसके आधार पर? भाषा में अक्षर के रूप में वर्ण का अर्थ निकाला जाता है। जबकि दूसरा वर्ण का अर्थ आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जाति के आधार पर। यानी जब हम लोग वैदिक युग में हुआ करते थे, वैदिक युग में इन्हीं जातियों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी वर्ण को जाति के रूप में भी देखा जाता था। जबकि तीसरा यहीं पे आता है वर्ण, जिसे हम लोग रंग के आधार पर विज्ञान में, विलयन में, या रंग के आधार पर भी वर्ण का अर्थ निकालते हैं। रंग के आधार पर भी निकालते हैं। तो वर्ण को कई आधार पर इसके कई तरीके से अर्थ निकलते हैं, जो कि आपने जाना। अब चलते हैं वर्ण की ओर। तो वर्ण, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मैं कहानी के तरीके से मैं आपको बचपन में ले चलता हूँ। जब आप सबसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो जन्म लेने के बाद कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो क्या करता है? वो सबसे पहले बबलाना शुरू करता है, यानी कुछ ना कुछ मुंह से कुछ शब्द निकालता है, कुछ ध्वनियां निकालता है। वही उसके बाद जैसे क्या होता है, सबसे छोटा होता है तो पहले वो ध्वनियां निकालता है, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो मम्मी पापा ऐसा कुछ करके बोलता रहता है ना, बोलता है, ऐसा बोलना शुरू करता है। तो वर्ण का प्रारंभ अगर देखा जाए तो भाषा, यानी हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, तो भाषा क्या होता है, थोड़ा सा भाषा के बारे में जानते हैं और आगे हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो भाषा क्या होता है? तो बताइए भाषा क्या होता है? तो भाषा क्या होता है? हमारे मनोभाव को, हमारे विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करने का, प्रस्तुत करने का आधार क्या होती है? भाषा होती है। यानी भाषा के माध्यम से ही क्या करते हैं हम लोग इंटरेक्ट हो पाते हैं। मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ाने में समर्थ हो रहा हूँ। ये किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से होती है। यानी हमारे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, ये भाषा के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पाया है। यानी भाषा क्या होती है? भावों को रखने का माध्यम होती है, एक मीडियम होती है, एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को प्रकट करने का माध्यम होती है। भाषाएं कई हैं पूरे विश्व में, आपने कई भाषाओं को जाना, जैसे हमारी हिंदी भाषा प्यारी सी हमारी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी हो गई, चाइनीज हो गई, या फिर आप जापानी लैंग्वेज कह लीजिए। तो ऐसी कई भाषाएं पूरे विश्व में विख्यात, उसमें से एक हमारी प्यारी सी हिंदी भाषा है, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हिंदी भाषा के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाषा के बाद अब हम लोग बातें करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी क्या होती है? सबसे पहले वो ध्वनियां निकालता है। यानी अगर बात की जाए भाषा के आधार पर सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर बात की जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अगर आपसे प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, प्यारे बच्चों कमेंट करो, मौखिक इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे ध्वनि होती है।
क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले छोटा बच्चा क्या होता है, मुंह से ध्वनियां निकालता है, वो लिखना नहीं जानता है, वो सबसे पहले ध्वनियां सीखता है, वो मुंह से ध्वनियां निकालता है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो ध्वनि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई क्या है, तो आप तुरंत टिक लगाएंगे ध्वनि पर, तुरंत टिक लगाएंगे ध्वनि पर। अगला, आप बताइए वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्यारी सी पेन ले आते हैं, प्यारी सी पेंसिल ले आते हैं, कॉपी दे देते हैं और उसको क्या करते हैं, लिखना सिखाते हैं। लिखता है ना, बेटा लिखो छोटा बड़ा ई ना, ऐसा कुछ लिखने के लिए बोलते हैं। तो वही चीजें वो बच्चा क्या करता है, वहां से लिखना प्रारंभ करता है। तो जो लिखता है वही तो वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे पहले लिखना क्या प्रारंभ करता है, वो वर्ण लिखता है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाती है, तो वर्ण हो जाती है मेरे भैया, वर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सीधे प्रश्न पेपर में आते हैं, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना है, अभी से अपने मन में बिठा के चलना है। क्योंकि वर्दी अगर लेने का जुनून है तो वर्दी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अपने माता पिता के सपनों को अगर पूरा करना है तो अपनी जी जान एक कर देनी पड़ेगी, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को और मजबूत करना होगा। और मेरे साथ एक बार प्यार से आप लोग जय हिंद कमेंट कीजिए, जय हिंद बोलिए कमेंट में, और बोलिए कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, मैं कटिबद्ध हूँ, मैं अपने आगे आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए तैयार हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। क्या है? वर्ण है। बार बार बोलिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। वैसे भी अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ मेरे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना लिखित पूछा ना तो मौखिक पूछा, तो क्या बताएंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, वर्ण रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका आंसर, तो वर्ण रहने वाला है मेरे भैया। क्या रहने वाला है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी मेरे भैया। आगे चलते हैं, अगर बात करेगा, अच्छा बताइए, वर्ण हो गया ना, वर्ण हो गया। अब छोटा बच्चा क्या है, वो बोलना सीख गया, बोलने के बाद वो सीख गया, लिखना सीख गया, आ ई ऊ लिखना सीख गया। तो अब हम उसको क्या सिखाते हैं, हम कहते हैं बच्चे तुम थोड़े से बड़े हो गए, अभी लिखो बेटा अब अब, क्या लिखो, अब अब, अभी लिखो काला कल, क्या लिखो, काला कल। यानी हम उसको क्या लिखाते हैं, शब्द दिखाते हैं। यानी वर्ड क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ड क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब हम थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो हम उसको लिखना सिखाते हैं, शब्द क्या सिखाते हैं, शब्द सिखाते हैं मेरे भैया। शब्द कैसे सिखाते हैं, तो जानते हैं शब्दों के बारे में। तो शब्द क्या होता है, थोड़ा सा जानेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या होता है, तो शब्द जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। यानी कम से कम 2 वर्ण होने चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्या देना चाहिए, एक अर्थ देना चाहिए। यानी वो शब्द सार्थक होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाता है, सार्थक शब्द होता है। क्या होता है मेरे भैया, सार्थक शब्द होता है। चलिए, तो शब्द किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अब बच्चा क्या लिखना स्टार्ट कर देता है, शब्द लिखना स्टार्ट कर देता है। क्या लिखना स्टार्ट कर देता है, शब्द। शब्द क्या अपना कोई अर्थ होता है, अगर अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं, अगर शब्द का अर्थ निकल रहा है तो वही क्या है, शब्द है। क्या है मेरे भैया, शब्द है। जोर से बोलिए, शब्द है। कमेंट करते जाइए, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी आर्थिक इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, आर्थिक इकाई यानी अर्थ निकले, अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा शब्द। क्या हो जाएगा, शब्द। शब्द ही सबसे छोटा ऐसा इकाई है जिसका कि हम क्या निकाल पाते हैं, अर्थ निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं भैया, अर्थ निकाल पाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या हो जाती है, शब्द हो जाती है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, शब्द सीख गया, कामाला कमल, कालामा कलम सीख गया, वो शब्दों को लिखना सीख गया। अब उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा होता है तो सिखाते हैं, मेरे भैया राम घर जा रहा है। क्या जा रहा है, राम घर जा रहा है।
माता रसोई में भोजन पकाती है, माता रसोई में भोजन पकाती है, वो वाक्यों को लिखना प्रारंभ करता है। क्या लिखना प्रारंभ करता है? वाक्यों को। तो वाक्य कैसे बनते हैं? तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक मेल को। किसके? शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर से बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जिसका कि कोई भाव निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, वही वाक्य होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द रख दिए वो वाक्य बन गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल मीरा है आती। अब बताओ ये क्या आप पे वाक्य हो गया? नहीं हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल को वाक्य नहीं कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को, जिसका कोई भाव निकले, वाक्य कहलाता है। यानी उसका सार्थक मेल होना चाहिए। ये कैसे रहेगा? तो आप कहोगे कल मीरा आती है, कल मीरा आती है, कल मीरा आती है, यानी इसका कोई भाव है कि कल मीरा आएगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कहा कि अगर तुमसे पूछे मेरे प्यारे भाइयों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर, तो आप कहेंगे भावार्थ के आधार पर। किसके आधार पर? भावार्थ के आधार पर। किसके आधार पर? भावों के आधार पर। तो क्या होगा मेरे भैया? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा? वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य हो जाएगा। क्या होगा मेरे भैया? वाक्य हो जाएगा। यानी अर्थ भावों के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। अगर तुमसे पूछा जाए यहीं पे प्रश्न मेरे भैया कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? क्या होता है भाषा का सबसे बड़ा अंग? तो आप कहेंगे भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। यहीं से आप डायरेक्ट आंसर देने जाएंगे। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। सीधे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। इन प्रश्नों को, इन चीजों को, जो मैं बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप याद करते चलना है। गारंटी है एक भी क्वेश्चन वर्णमाला से छूटेगा नहीं छूटने वाला है आपसे। बस केवल आपको क्या करना है? मेहनत जी तोड़ एकदम मेहनत कर देनी है और अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और उनके सर को गर्व से ऊंचा उठा देना है। जो लोग आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। जवाब कब देंगे आप? अपने कर्तव्यों से देंगे, अपने आने वाले भविष्य में देंगे, अपने मेहनत से देंगे, अपनी सफलता से देंगे। उनका मुंह भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वो भी आपके घर क्या कहेंगे? मिठाई लेकर आएंगे और क्या कहेंगे? मुझे तो पता था बड़ी मेहनत करने वाला लड़का है, बहुत मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था, मुझे तो पता था इसका होने वाला है, ये जरूर सफल होगा। वही आपकी क्या करेंगे? सफलता के कसीदे पढ़ेंगे, जो आज आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपको आज भला बुरा कह रहे हैं। यानी अपने सपनों को पूरा करना है तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको मन में बिठाना पड़ेगा, उनको भूल करके इनको याद करना पड़ेगा, यानी वर्णमाला को पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। क्या होता है मेरे भैया? वाक्य होता है। चलिए अगला क्या होता है? वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? तो वर्ण को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। वर्ण को कहते हैं क्या? वर्ण को कहते हैं हम लोग ध्वनि। वर्ण को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, या फिर लिपि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह। यानी आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ण को कहा जाता है तो ध्वनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि भी कहा जाता है, या लिपि चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि चिन्ह कहा जाता है। अब आपके आगे एक शब्द आ गया। क्या आ गया? एक शब्द आपके आगे आ गया, लिपि। क्या आ गया? लिपि। अब जानिए लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? तो बताइए जल्दी से, लिपि किसे कहते हैं? जिनको पता है तुरंत कमेंट कीजिए। लिपि उसे कहते हैं, भाषा के लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं। भाषा की जो लिखने की तरीका होता है वही लिपि कहलाता है। जैसी अपनी प्यारी सी लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? तो आप कहेंगे देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। तो देवनागरी क्या तरीका बताती है कि हिंदी हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाएगी। हम लोग हिंदी ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाएं से दाएं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पंजाबी भाषा का, पंजाबी भाषा का, पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की लिपि बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। पंजाबी की लिपि क्या है?
जल्दी से बताइए अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? कमेंट करके बताइए अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि क्या है? जल्दी से बताइए। पंजाबी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि क्या है? अच्छा मुझे बताइए संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत की लिपि बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। संस्कृत की लिपि क्या होती है? कमेंट में आपको अपने आंसर से कमेंट बॉक्स को भर देना है। कमेंट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप जान गए हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा के बारे में आप जानेंगे। यहां तक आपने जान लिया क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने वर्णमाला में आपको बताया कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ कई आधार पर निकाला जाता है। अक्षर के रूप में भाषा में निकाला जाता है, जबकि आप जाएंगे वेदों में तो वर्ण का जातियों के रूप में देखा जाता है। हालांकि जातियों के रूप में वर्ण नहीं था, लेकिन वर्ण को अमूमन हम लोग जातियों के आधार पर देख लेते हैं, तो ये जाति के आधार पर लिया जाता है। ऐसे ही वर्ण का अर्थ रंग के रूप में भी निकाला जाता है। वर्ण का अर्थ रंग के रूप में भी निकाला जाता है। फिर मैंने आपको बताया भाषा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया भाषा हमारे भावों को, विचारों को, हमारे थिंकिंग को एक दूसरे तक प्रकट करने का, हमारे भावों को पहुंचाने का एक माध्यम होती है, एक साधन होती है, भाषा कहलाती है। भाषा क्या होती है? भाषा कई प्रकार की होती है, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, ऐसी कई भाषाएं दुनिया में प्रचलित हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के बारे में। तो भाषा में मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है मेरे भैया? तो आपने कहा ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। फिर मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताएंगे वर्ण। क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। अगर आपसे पूछ दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना तो मौखिक ना ही लिखित, कुछ भी ना दे, सीधे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपको क्या बताना है? वर्ण बताना है। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर मेरे प्यारे बच्चों? अर्थ के आधार पर। तो बताओ कौन सी ऐसी छोटी इकाई है जिसका अर्थ निकाला जा सकता है? तो आप कहेंगे सर आपने ही तो बताया है, शब्द है। क्या है? शब्द है। ऐसे ही आपसे पूछे भाव के आधार पर, किसके आधार पर? भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। फिर मैंने बताया कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? भाषा का सबसे बड़ा अंग भी क्या होता है? वाक्य होता है। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? लिपि चिन्ह कहते हैं। अगर लिपि से लिपि में परिवर्तन होता है, क्या होता है? लिपि से लिपि में परिवर्तन, यानी एक लिपि से दूसरी में परिवर्तन, क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे लिप्यांतरण। क्या कहलाता है? लिप्यांतरण। क्या होता है मेरे भैया? लिप्यांतरण। चलिए यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। एक एक बातें मैं बताते जा रहा हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं हिंदी के बारे में। हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से होता है? तो हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से क्या निकलती है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि। क्या निकलती है? देवनागरी लिपि। क्या निकलती है? देवनागरी लिपि। और यहीं से आपका किसका विकास होता है? हिंदी भाषा का। किसका विकास होता है? तो आप कहेंगे हिंदी भाषा का। किसका विकास होता है? हिंदी भाषा का। बात अगर की जाए हिंदी भाषा की, तो हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। किसके रूप में? राजकीय भाषा के रूप में। किसके रूप में? राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। कब स्वीकार की गई मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए, कब स्वीकार की गई? जल्दी से बताइए, हिंदी हमारी राजकीय भाषा के रूप में कब स्वीकार की जाती है? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे धारा 343, यानी अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद 343, 343 ए, 343 ए, याद रखना। आर्टिकल 343 ए, 343 ए में हिंदी को क्या किया गया? 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। किसका दिया गया? राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। और संविधान में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। संविधान में सम्मिलित किया गया। कब?
14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया? इसको संविधान में सम्मिलित किया गया। संविधान में सम्मिलित किया गया मेरे प्यारे भाइयों। कब हुई है सम्मिलित संविधान में? तो आप कहेंगे 14 सितंबर 1949 को सम्मिलित हुई है संविधान में। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, बताइए संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान में भाषाएं कितनी हैं? संविधान में भाषाएं कितनी मान्यता मिली है? कितनी भाषाओं को? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इस संविधान में मूल रूप से कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, जो संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत है। किसमें आती है? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी भी सम्मिलित होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं शुद्ध रूप से वर्णमाला की ओर। ये थोड़ी थोड़ी सी बातें जो आपको जानना जरूरी होती हैं हिंदी के बारे में। संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को शामिल किया गया? तो आप कहेंगे 343A में। 343A में। चलिए चलते हैं वर्णमाला की ओर। अब हम लोग बात कर रहे थे वर्णमाला की। किसकी बात कर रहे थे? वर्णमाला की। तो मैंने आपको क्या बताया? वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला परिभाषा दे बताइए। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला होता है वर्णों का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुसज्जित समूह। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। यानी क्रम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वर्णमाला लिख दिया, आ से शुरू किया, बीच में का आ गया, फिर खा आ गया, फिर यहाँ पे चा आ गया, फिर यहाँ छा आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी वर्णमाला क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आपको आ से लेकर के स्र तक, कहां तक? स्र तक वर्णमाला शुद्ध रूप से लिखनी होती है। क्या करनी होती है? शुद्ध रूप से लिखनी होती है मेरे प्यारे भाइयों। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को सुव्यवस्थित, सुसज्जित और क्रमबद्ध रचना, यानी जब वो क्रम से लिखा जाएगा, सुव्यवस्थित लिखा जाएगा, तो क्या कहलाया जाएगा? वर्णमाला कहलाया जाएगा। जैसे माला का मतलब क्या? आप लोग देखते होंगे माला बनी है, माला बनती है चैन की, तो उसमें देखे होंगे बीच में या कहीं भी मोतियां पड़ी होती हैं। तो मोतियों का जो क्रम होता है वो क्रम होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी डाल दिया जाए। ठीक ना? चलिए, तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। क्या होता है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है, जो अपने स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो सकता है, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाते हैं मेरे भाइयों? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। चलिए बात करें वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। मेरे भाइयों कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। अगर बात की जाए इनमें स्वर कितने हैं, तो कुल 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 13। कुल कितने स्वर हैं? 13। कुल कितने स्वर हैं? 13। व्यंजन में कितने? 39। कितने हैं व्यंजन में? 39। यानी ये कुल स्वरों की बात की तो 13, कुल व्यंजन कितने? तो 39। अगर कुल वर्णमाला तो कितने? 52। आइए जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं उन पूरे वर्णमाला के वर्णों को। तो आप क्या करते हैं? ह्रस्व आ से शुरू करते हैं। ये बिंदी यहां पे लगती है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ। अब यहाँ पे एक ऐसा होता है जैसे सड़क लिखते हो, एक ऐसा होता है, ठीक ना? टा ठा डा ढा ड़, त थ
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह, छ, त्र, य, स्र। गिनिए, क्या ये टोटल 52 है? चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 3 7 8 9 10 11 12 13। देखिए स्वर कितने हैं? 13 है। आप क्या कहेंगे? स्वर कितने हैं? 13 है। आइए व्यंजन को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। आ गए ना 39? आ गए 39। तो कुल आपसे पूछा जाए स्वर कितने? 13। आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने? 39। अगर पूछा जाए वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, तो आप कहेंगे 52। कितने वर्ण? 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कुल। अगर बात की जाए आपसे मूल रूप से, किसकी बात की जाए? मूल रूप से कुल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूल रूप से। मूल रूप से वर्णमाला में कितने वर्ण, तो आप कहेंगे मूल रूप से वर्णमाला में 44 वर्ण। कितने? 44 वर्ण। मूल रूप से वर्णमाला में कितने वर्ण? 44 वर्ण। अगर बात की जाए स्वर कितने? 11। व्यंजन कितने? 33। आइए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होते हैं। मूल रूप से कभी भी आपसे पूछे बताइए कुल वर्णमाला में कितने वर्ण, तो आप कहेंगे 52। अगर आपसे पूछे स्वर कितने, तो आप कहेंगे 13। अगर आपसे पूछे व्यंजन कितने, तो आप क्या कहेंगे? 39। लेकिन आपसे पूछे मूल रूप से, तो आप बताएंगे वर्णमाला में कुल 44 वर्ण। आप बताएंगे स्वर में 11। आप बताएंगे व्यंजन 33। कितना बताएंगे? 33। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होते हैं ये। चलिए तो ये आपके क्या होते हैं? मूल रूप से स्वर इतने हैं और व्यंजन। गिनिए स्वर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप कहेंगे अन और आह कहां गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ना तो स्वर में शामिल किया गया, ना ही व्यंजन में शामिल किया गया। यानी इसे क्या कहा गया? ये है अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। आपको याद रखते चलता है इसका नाम भी। ये क्या है? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। क्या है मेरे भैया? अयोगवाह। यहाँ पे ये इतने वर्ण क्या होते हैं? ये आपके व्यंजन होते हैं। यानी 33 कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं। अगर आपसे कुल पूछे मेरे भैया बताइए कुल वर्णमाला, पूछेगा स्वर, आपसे पूछेगा व्यंजन, तो आप कहेंगे कुल वर्णमाला कितने? तो आप कहेंगे 52। कितने? 52। स्वर कितने? 13। व्यंजन कितने? 39। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए मूल रूप से तो क्या कहेंगे? 44। वर्णमाला कितने? 44। स्वर कितने? 11। व्यंजन कितने? 33। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना, केवल 11 और 13 को। 13 तिया 39, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 13 चौको 52। यानी एक रेशियो बना लेना है 3 4 का रेशियो। यानी 3 गुना क्या होगा? व्यंजन। 4 गुना क्या होगा? वर्णमाला में होंगे। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं स्वर के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा व्यंजन वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन हम लोग जान गए।
अब देखते हैं स्वरों का विभाजन। किसका देखते हैं? स्वरों का विभाजन। तो आपको पता है स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। अब इन्हीं स्वरों को हम लोग क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। आपसे पूछेगा बताइए मात्रा के आधार पर कितने स्वर? मात्रा के आधार पर कितने स्वर? तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए। मात्रा के आधार पर कितने स्वर? कितने स्वर? तो 10 स्वर। कितने स्वर? 10 स्वर। मात्रा के आधार पर 10 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो छोटा आ, देखिए यहां तो 11 दिख रहा है, लेकिन आपने कहा कि 10 होने हैं। तो 10 कैसे होते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों, छोटा आ नहीं लिया जाता है अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए। क्या आपने छोटा आ की मात्रा कहीं देखी है? नहीं देखी है। ये मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं। कितने होते हैं मेरे भैया? 10 स्वर होते हैं। अगला कहता है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। हम लोग स्वरों को पढ़ रहे हैं, ठीक ना? अभी व्यंजन को आप डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं व्यंजन के लिए। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने? 10। कितने? 10। देखिए ये कैसे होंगे? तो उच्चारण के आधार पर आपको री नहीं लेना है। क्या नहीं लेना? री। री का उच्चारण देखिए, रा पे बड़ी की मात्रा री से लिया जा रहा है ना, इसका उच्चारण री की तरह है। तो इसका उच्चारण स्वर की तरह तो है नहीं, इसलिए उच्चारण के आधार पर री को खत्म कर दिया जाता है। तब क्या आ जाता है? 10 स्वर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 10 स्वर आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्वरों का विभाजन अब करते हैं। किसके आधार पर? स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। तो स्वरों का विभाजन एक होगा आपका उत्पत्ति के आधार पर, रचना या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आपका आ जाएगा उच्चारण के आधार पर। तो आप लिख लीजिए एक तरफ, उत्पत्ति या रचना के आधार पर। उत्पत्ति या रचना के आधार पर। उत्पत्ति या रचना के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर क्या आ जाएगा मेरे भैया? उच्चारण के आधार पर आ जाएगा। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर दो स्वर दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला हो जाता है मूल स्वर। क्या आ जाता है? मूल स्वर। मूल स्वर क्या हो जाता है? मूल स्वर। दूसरा आपका आ जाता है, क्या आता है मेरे भैया? दूसरा आपका आता है संधि स्वर। क्या आता है? संधि स्वर। क्या आता है? संधि स्वर। क्या आएगा मेरे भैया? संधि स्वर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। क्या क्या होते हैं? आ, ई, उ, री। अगर संधि स्वर की बात की जाए, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ और औ। क्या होता है? ओ और औ। तो कितने हो गए? कितने हो गए टोटल? कितने हो गए मेरे भैया? 7। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। क्या होते हैं? संधि स्वर। अब संधि स्वरों को भी 2 प्रकार से बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भाग में। एक आपका आ जाता है, एक आपका हो जाता है सजातीय स्वर। क्या होता है? सजातीय स्वर। क्या होता है? सजातीय स्वर। दूसरा होता है मेरे भैया, क्या होता है? विजातीय स्वर। क्या होता है? विजातीय स्वर। देखते हैं सजातीय कौन है और विजातीय कौन सा है। तो सजातीय आपका हो जाएगा दीर्घा। दीर्घा कैसे बनता है? हरस्वा और हरस्वा मिलके क्या बनता है? दीर्घा। क्या बनता है मेरे भैया? दीर्घा। अगर बात की जाए दीर्घी की तो किससे बनता है? हरस्वी प्लस हरस्वी। अगर बात की जाए दीर्घु की तो किससे बनता है? हरसु और हरसु से। तो ये क्या हो गए? सजातीय। अर्थात जब अपनी ही जाति से मिलकर के एक नया स्वर बनेगा तो क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर होगा। मेरे बच्चे जब आप बात होगी किसकी? विजातीय स्वर की, तो आता है ए, आता है ऐ, आता है ओ, आता है औ।
देखते हैं ए कैसे बनता है। तो छोटा आ प्लस ई क्या आता है, आ प्लस ई। जब बात होगी किसकी, आय की, किसकी बात होगी, आय की, तो आ में किसके साथ बनेगा, आ और ए आ और ए मिलकर क्या बनाएगा, दीर्घ है, दीर्घ है, ठीक ना। ए ओ कैसे बनेगा, तो आ प्लस उ, आ प्लस उ। अगर बात की जाए औ की, आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, ओ। यहां तक आपको बातें समझ में आई, स्वरों का विभाजन समझ में आया। चलिए बातें करते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, क्या होता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, क्या होता है, दीर्घ स्वर। तीसरा क्या होता है मेरे भैया, प्लुत स्वर, क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। तो आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो क्या होता है, जिसको बोलने में एक मात्रा से कम का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। यानी जिनको बोलने पर एक मात्रा का समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको बोलने पर एक मात्रा का समय लगता है। जब दो मात्राओं का समय लगे तो क्या होता है, दीर्घ स्वर। जब दो मात्राओं का समय लगे, दीर्घ स्वर, यानी आ, ई, दीर्घी, दीर्घा, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये क्या हो जाते हैं मेरे भैया, ये आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर। अगर बात की जाए प्लुत की, किसकी बात की जाए, प्लुत की, तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो प्लुत स्वर का चिन्ह ऐसा बना होता है, यस टाइप का उल्टा 5 क्या होता है। कभी आप संस्कृत पढ़िए या देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे आपको कहीं कहीं लिखा मिलता है, ऐसा लिखता मिलता है ओम, ठीक ना। ये ओम नहीं है, ओम ऐसा लिखा मिलता है। या फिर आप लोग नाटक मंच में देखते होंगे, नाटक वगैरह में बहुत ज्यादा तेजी से किसी आवाज को बहुत देर तक निकाला जाता है, या आपके घरों पे, या आप बुलाया जाता है, ऐसे बुलाएगा पंकजवा, ऐसा बुलाता है ना, ऐसे बुलाता है अमनवा, या बुलाता है क्या प्रियवा ना, ऐसा बुलाता है। तो वो क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है मेरे भैया, प्लुत स्वर हो जाता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया स्वरों के भेद, क्या पढ़ लिया आपने, स्वरों के भेद। चलिए अब हम लोग जानते हैं स्वरों का भेद किसके आधार पर, किसके आधार पर, तो अब हम लोग जानेंगे स्वरों का भेद जीवा के आधार पर। किसके आधार पर, जीवा के आधार पर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं स्वरों का विभाजन किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन, तो क्या होगा, यहां मैं आपको आपकी प्यारी सी जीभ बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं, आपकी जीभ, ये आपकी जीभ है ना। चलिए तो जीभ के 3 पार्ट, कितने पार्ट, 3 पार्ट कर लीजिए। यानी पहला क्या हो जाएगा, अग्र स्वर, क्या हो जाएगा, अग्र स्वर। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य स्वर, क्या हो जाएगा, मध्य स्वर। तीसरा क्या हो जाएगा, पश्च स्वर, क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। चलिए ध्यान से देखिए, तुरंत आपको याद होने वाला है। तो मध्य में कौन बैठेगा, सबसे छोटवा आ, कौन बैठेगा, आ, कौन बैठेगा, आ। तो प्यार से क्या करना है, इसको यहाँ बिठा देना है। अब देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, 3 जैसी आकृति वाले जितने भी है वो सबको क्या कर दो, पश्च में लिख दो। यानी दीर्घा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ह्रस्व यहाँ लिख दिया। और क्या हो जाएगा, उ, और क्या हो जाएगा, दीर्घ, और क्या हो जाएगा, ओ, और क्या हो जाएगा, औ। तो ये किसमें आ जाएंगे, जीवा के आधार पर पक्ष में। अब जो बाकी बचे इसमें लिख दीजिए, क्या क्या बचा है, तो आप कहेंगे ई और री और ए और ऐ। ये इतने क्या हो गए आपके, अग्र स्वर, अग्र स्वर। यानी अग्र जिह्वा से बोले जाते हैं। बोलो समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करो, समझ में आ गया। समझ में आ गया आप सभी को, जल्दी से आइए। अब हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, मुख विवर के आधार पर। किसके आधार पर, मुख विवर के आधार पर। किसके आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, मुख विवर के आधार पर। एक एक चीज आपको मैं रटा दूंगा,
गारंटी है कि बातें आपको समझ में आएंगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत आपको करना है। गारंटी है कोई भी आपको 100 में 100 नंबर लाने से रोक नहीं सकता हिंदी में। आपको केवल इस वीडियो को देखना है और रिवाइज करना है मेरे बच्चों। मुख विवर के आधार पर कितने प्रकार, तो आप कहेंगे 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला होता है समृद्ध स्वर। क्या होता है? समृद्ध स्वर। दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा होता है विवृत स्वर। चौथा होता है अर्धवृत्त स्वर। अर्ध विवृत स्वर। यहां धता नहीं रहेगा, हलनता नहीं रहेगा। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। इसको कहते हैं आधा, इसको कहते हैं पूरा बंद। क्या कहते हैं मेरे भैया? पूरा बंद। समृद्ध को क्या कहते हैं? पूरा बंद। समृद्ध को पूरा बंद। अर्ध समृद्ध को आधा बंद। क्या कहते हैं? आधा बंद। क्या कहते हैं? आधा बंद। विवृत को क्या कहते हैं? पूरा खुला। पूरा खुला। जब आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। और अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला। क्या होता है? आधा खुला। अब एक बच्चा इसी में से पूछेगा, सर ये बताइए, पूरा बंद तो समझ में आया, पूरा खुला तो समझ में आया, लेकिन आधा बंद आधा खुला बात तो एक ही है। नहीं है मेरे बच्चे, बात एक नहीं है। पूरा बंद का आधा बंद का मतलब होता है जब आप मुंह बंद करने जाए, मान लो पूरा खुला हुआ है, बंद करने गए तो आधा बंद हो गया। लेकिन आधे खुले का मतलब क्या है? आप खोल रहे हैं पूरे मुंह को, लेकिन आधे पे अटक जाए तो क्या हो जाएगा? आधा खुला। क्या हो जाएगा? आधा खुला हो जाएगा मेरे भैया। तो एक मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? कहानी। क्या बताने जा रहा हूँ? कहानी। तो यार एक कहानी है, इयूरी। इयूरी नाम की, इयूरी नाम की एक लड़की थी, ठीक ना? क्या थी? इयूरी नाम की एक लड़की थी प्यारी सी। वो क्या करती है? एक चोटी बांधती है। कितनी बांधती है भैया? एक चोटी बांध लेती है और कहाँ जाती है? पोलियो पीने जा रही है। हम लोग बच्चे में जाया करते ना पोलियो पीने, ठीक ना? तो ऐसे ही यूरी नाम की एक लड़की है। कौन है? यूरी नाम की एक लड़की है। वो एक चोटी बांधकर कहाँ जा रही है? तो पोलियो पीने जा रही है। कहाँ जा रही है? पोलियो पीने। और जब वो पोलियो पीने गई तो जो डॉक्टर होती है, जो नर्स होती है, उसने कहा बेटा करो आ, बोलो आ। क्या बोलो? आ बोलो। तो बस यहीं से आपका निकल आया पूरा का पूरा मुख विवर के आधार पर। तो समृद्ध में क्या हुआ? यूरी नाम की। तो ई वाले जितने भी हैं, ऊ जितना है, हरसु और दीर्घु और री, यूरी। यूरी नाम की एक लड़की क्या की थी भैया? एक चोटी। तो एक चोटी वाले जितने भी हैं, ए और ओ, देखो इनकी मात्रा एक चोटी वाला होता है ना, ए भी एक मात्रा, ओ भी एक चोटी दिखती है ना ऊपर। चलिए, कहाँ गई थी? पोलियो पीने। पोलियो पीने गई तो डॉक्टर ने क्या कहा? कहा बेटा बोलो आ। क्या करो? आ का मतलब दीर्घा। क्या आ गया? दीर्घा। अब बाकी बच्चे जितने होते हैं क्या होते हैं मेरे भैया? ये होते हैं अर्ध विपरीत। कौन कौन बचा? हरस्व। और कौन बचा? आए। और कौन बचा? आओ। और कौन बचा? आओ। कौन बचा? आओ। समझ में आया? यहां तक कोई समस्या किसी को? एक एक बातें आपको रटा रहा हूं कि नहीं रटा रहा हूं? एक एक बातें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? बस आपको क्या करना है? पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ इस वीडियो में बने रहना है। अभी तो क्या है? अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। आगे देखो देखो क्या होता है, ठीक ना? आगे देखो। ओस्ट के आधार पर, ओस्ट के आधार पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओस्ट के आधार पर। किसके आधार पर? ओस्ट के आधार पर। तो ओस्ट के आधार पर एक होता है वृत्तमुखी। क्या होता है? वृत्तमुखी। एक होता है आवृत्तमुखी। क्या होता है? आवृत्तमुखी। एक होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृत्तमुखी। यानी जब ऐसा मुंह बन जाएगा वृत्त की तरह, ओ गोल गोल, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में कौन कौन आते हैं? तो ऊ, ओ और आओ। देखो, बोल के देखो, बोल के देखो एक बार। ऊ ओ आओ। देखो सब मुंह क्या हो रहा है? गोल गोल गोले की तरह बन रहा है ना? तो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके वृत्तमुखी। क्या हो गए? वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी जो बचे हैं सबको इसी में लिख दो। सभी कचड़ों को इसी में लिख दो। लिख दो मेरे भैया।
समझ में आया? यहां तक आपको बातें समझ में आई? तो स्वर बस आपका खत्म होने वाला है। तो आपने स्वरों के भेद पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया आपने? आपने स्वरों के भेद पढ़ लिए। एक बात आपको ध्यान में रखनी है स्वर में, क्या ध्यान में रखनी है? क्या ध्यान में रखनी है, जल्दी से बताओ। तो स्त्रीलिंग स्वर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग स्वर, स्त्रीलिंग स्वर कितने होते हैं? स्त्रीलिंग स्वर कितने होते हैं? तो तीन। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? ई और उ। ई ई ई ई भी, ई भी और ऊ भी, ये तीनों क्या है? ये तीनों कौन है? ये स्त्रीलिंग स्वर है। कौन है मेरे भैया? स्त्रीलिंग स्वर है। तो अभी आपको क्या हो गया? पूरा का पूरा स्वर मैंने पढ़ा दिया। कहीं से भी प्रश्न आने वाला है, आप बता ले जाएंगे कि नहीं बता ले जाएंगे? कमेंट में कीजिए। अगर बता ले जाते हैं तो बोलिए यस, अगर नहीं बता पाएंगे अभी भी तो आप फिर से वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए वीडियो को। गारंटी है आपको क्या करना है, पूरा का पूरा स्वर जितना भी मैंने विभाजन में बताया है पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक भी चीज छोड़ने लायक नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन का विभाजन पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मेहनत के साथ जुटे रहिए और अपनी मेहनत को अपनी सफलता से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। और एक दिन सफल होकर के वर्दी पर सितारे लेकर के घर लौटिए और अपने माता पिता का सर फक्र से ऊंचा कर दीजिए, सर गर्व से ऊंचा कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और अपने घर के किसी भी बच्चे हो, चाहे थर्ड क्लास में हो, फोर्थ में हो, किसी भी क्लास में हो, चाहे कंपटीशन वाले हो, अपने भाई बहन को, किसी भी बंधु को, मित्र को, यहाँ तक कि अपने उनको होने वाले को भी भेज देना है और उनको कहना है कि पढ़ो, मेहनत करो और आपको भी क्या करना है, अपने जीवन में सफल होना है। धन्यवाद।